हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ ने संसद में भारत को दिया बहुत बड़ा अल्टीमेटम। इस्लामिक मुल्क होने पर कही है ये बात, बताएंगे दोस्तों क्या बिगड़ने वाले हैं मालदीव के साथ भारत का और ज्यादा इतिहास। साथ ही साथ आपको बताएंगे कैसे भारतीयों से पंगा लेना मुइज़ को पड़ गया भारी। श्रीलंका ने कर दिया बहुत बड़ा खेला मालदीव के साथ। और साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान में आतंकी बने उम्मीदवार हाफिज सईद के सारे रिश्तेदार भी चुनाव में उतरे, नई पार्टी की नई घोषणा। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी के बेटियों को छेड़ा तो राम नाम सत्य वाले बयान पर पाकिस्तानी चुनाव में जनता ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को घेरा है। एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। बताएंगे कैसे अधीर रंजन चौधरी को लद्दाख और मालदीव वाले मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है करारा जवाब। तो बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का दिल से समर्थन करते और मानते कि मोदी हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ ने संसद में भारत को दिया तगड़ा वाला अल्टीमेटम। इस्लामिक मुल्क होने पर कही है ये बात। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने सोमवार को संसद की बैठक में दिया अपने पहले राष्ट्रपति भाषण में भारत का नाम लिए बगैर कई बातें कही हैं। इंडिया आउट के नारे पर सत्ता में आए मुइज़ ने अपने संबोधन में कहा है कि उनकी सरकार देश की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अगर देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को किसी तरह का खतरा होता है तो वो दृढ़ रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। संसद को अपने पहले संबोधन में मुइज़ ने मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका मानना है कि मालदीव के बहुसंख्यक लोग उनकी सरकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद है कि उनकी सरकार विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को खत्म कर देगी। मुइज़ ने भारत के साथ हाल ही में किए गए हाइड्रोग्राफिक समझौते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मालदीव के लोगों को उनकी सरकार से ऐसी आशा भी है कि वो अपने खोए हुए समुद्री क्षेत्र को हासिल कर लेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी देश से कोई ऐसा समझौता ना हो जो मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन करता हो। यानी कि दोस्तों हाइड्रोग्राफिक समझौता जो साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव दौरे में हुआ था, इस समझौते के तहत भारत मालदीव के समुद्री इलाके में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करता था, जिसके लिए कई भारतीय जहाजों की तैनाती की गई थी। आपको बता दें कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे से जो डेटा निकलता है उससे ये जानने में मदद मिलती है कि कोई देश अपनी सीमा पर किस तरह के हथियारों की तैनाती कर रहा है। और अब ऐसे में इसको राष्ट्रपति मुइज़ ने सत्ता में आते ही भारत के साथ ये समझौता रद्द कर दिया है। दोस्तों अब ये वाकई में भारत के साथ रिश्ता बिगाड़ने वाली बात हो चुकी है और मुइज़ ने ये दिखा दिया है कह करके कि वो वाकई में भारत के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। बहरहाल दोस्तों, आखिर चीन ने ऐसी पट्टी पढ़ाई है मुइज़ को कि वो भारत के साथ सारे संबंध खत्म करने पर तुले हुए। ऐसे में आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे मुइज़ को? लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मालदीव ने अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है तो कमेंट में उसको सुझाव देते हुए मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं इसी से जुड़ी एक और खबर की तरफ, जहां भारतीयों से पंगा लेना मुइज़ को पड़ गया भारी। श्रीलंका ने 4 साल बाद मालदीव को पछाड़ा, भारत के टूरिस्ट निकल गए सबसे आगे। जी हाँ, भारतीयों से पंगा लेने वाले मालदीव को यह दुश्मनी बहुत भारी पड़ रही है। मालदीव को पड़ोसी श्रीलंका ने पिछले महीने विदेशी पर्यटकों के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मालदीव को धरती पर स्वर्ग कहा जाता है और उसके समुद्री तट दुनिया भर के पर्यटकों के लिए पहली पसंद रहे हैं, लेकिन अब श्रीलंका ने 4 साल बाद पहली बार उसे पीछे छोड़ दिया है। श्रीलंका में सबसे ज्यादा संख्या भारतीय पर्यटकों की रही है। भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका जहां पसंदीदा ठिकाना बन गया है, वहीं मालदीव से उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा होती थी, लेकिन अब भारतीय 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पर्यटकों ने पिछले महीने श्रीलंका का रुख किया, जिसने मालदीव को पीछे छोड़ दिया। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान में आतंकी बने उम्मीदवार हाफिज सईद के सारे रिश्तेदार भी चुनाव में उतरे, नई पार्टी की घोषणा। जी हां, पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ऐसी रिपोर्ट है कि इस चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी देश के विभिन्न शहरों से चुनाव ताल ठोक रहे हैं। इन आतंकियों को चुनाव लड़ाने वाला और कोई नहीं, मुंबई हमलों का मास्टर माइंड और पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद आतंकवादी हाफिज सईद है। BBC उर्दू की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के लोकसभा चुनाव में सईद के इशारों पर सेंट्रल मुस्लिम लीग नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी हिस्सा ले रही है। इस संगठन ने पाकिस्तान के विभिन्न शहरों से ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो या तो हाफिज सईद के रिश्तेदार हैं या प्रतिबंधित लश्कर तैयबा, जमात उद दावा या मिल्ली मुस्लिम लीग से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा सईद सेंट्रल मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में नेशनल असेंबली निर्वाचन क्षेत्र यानी NA 122 से चुनाव में भाग ले रहा है। इसी तरह हाफिज सईद का दामाद हाफिज निक गुजर भी सेंट्रल मुस्लिम लीग के टिकट पर प्रांतीय विधानसभा क्षेत्र PP 162 से चुनाव लड़ रहा है। BBC उर्दू की रिपोर्ट है कि पिछले दिनों जमात उद दावा से जुड़े कुछ लोगों ने मिल्ली मुस्लिम लीग नाम की पार्टी के मंच पर 2018 के चुनाव में हिस्सा लेने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, इसमें मानने वाली बात तो यह है कि ये तो पक्का पता है कि पाकिस्तान में इन आतंकवादियों की सरकार बनने नहीं वाली। लेकिन दोस्तों, अगर जिस प्रांत से ये, जिस क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी अगर ये जीत गए तो धीरे धीरे नसों की तरह ये पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो भारत के लिए वाकई में बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। उसके बाद या तो पाकिस्तान रहेगा या फिर
पाकिस्तान के आतंकवादी? इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी का कल का ये बयान की बेटियों को छेड़ा तो राम नाम सत्य जैसी खबर सुनने को मिलेगी। उनके इस बयान से इमरान खान और नवाज शरीफ को पाकिस्तानियों ने घेरते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ से सीखे इमरान नवाज। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में कहा था कि अगर किसी ने बेटियों को छेड़ा या कहीं पर चोरी करने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पर ऐसे लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश के सीएम के इस बयान के बाद पाकिस्तानियों ने जमकर योगी जी की तारीफ की है। पाकिस्तान में इन दिनों संघीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव प्रचार की धूम है और नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो तथा इमरान खान की पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है। इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत कई पार्टियां तो लड़कियों के डांस का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान करते हैं और दावे रियासत मदीना करते हैं। पाकिस्तान में 52% महिलाएं हैं और इस बार चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है। पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी के साथ बातचीत में कई पाकिस्तानियों का कहना है कि इमरान खान जानबूझकर लड़कियों के डांस का इस्तेमाल रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए करते हैं। इमरान खान को चाहिए कि वो महिलाओं को अच्छे कपड़े में आने और सिर ढककर आने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने की बात कोई नहीं करता है। पाकिस्तान में लड़कियों को जलसे में भी नहीं आने दिया जा रहा है। जी हाँ, जब योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान दोस्तों पाकिस्तानियों को सुनवाया गया यूट्यूबर के द्वारा और उनसे पूछा गया इस पर आपकी क्या राय है, तो पाकिस्तानी युवक ने कहा कि देश में घरों के अंदर ही विवाद शुरू हो जाएगा। महिलाएं कह रही हैं कि इमरान खान को वोट देना है, वहीं मर्द कुछ और कहें, लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान को कुछ सीखना चाहिए योगी आदित्यनाथ के इन बयानों पर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि योगी जी का ये बयान पाकिस्तान में भी जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में योगी जी के इस बयान पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां भारत और चीन को कोई अलग नहीं कर सकता। जी हाँ, दोनों में मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है, ये कोई और नहीं दोस्तों, चाइना ऐसी बात कह रहा है भारत को लेकर। जी हाँ, चीनी राजदूत कौन है सिन्हा ने ये बड़ी बात कही है। आखिर इस बयान के बाद आप कहेंगे कि सूरज किधर से निकला है। दरअसल भारत और चीन में तनातनी की खबरें आम रहती हैं, लेकिन चीन के महावाणिज्य दूत कोंग सिन्हा ने भारत और चीन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का हवाला देते हुए बड़ा बयान दिया है। राजदूत कोंग सिन्हा ने दोनों देशों के प्राचीन संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि भारत चीन के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध है। ये बात उन्होंने मुंबई में कही। जानकारी के अनुसार चीन के महावाणिज्य दूत कोंग सिन्हा ने कहा है कि चीन और भारत के लोगों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत हैं और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। कोंग ने शुक्रवार को मुंबई में चीन के नववर्ष समारोह और चीनी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2023 चीन और भारत दोनों के लिए उपलब्धियों भरा साल रहा है। कोंग ने कहा कि हमने मुंबई में पहली बार चीनी दक्षता प्रतियोगिता आयोजित की, इससे भारतीय युवाओं को चीनी भाषा सीखने के लिए प्रेरणा मिली। इन आयोजनों ने मेरी ये धारणा और गहरी हो गई है कि हमारे लोगों के बीच आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध इतने मजबूत है कि कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। क्या दोस्तों फिर एक बार चीन की कोई बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि चाइना का ये रिकॉर्ड रहा है कि जितनी बार चीन ने भारत को लेकर प्यारी बातें कही है दोस्तों, उसके कुछ ही समय बाद उसने भारत को दर्द देने की कोशिश की है। वो बात अलग है कि वो दर्द दे नहीं पाया, क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम, भारत की मोदी सरकार और भारत का मजबूत हौसला और भारत की सेना वाकई में इतनी एडवांस हो चुकी है कि भारत का अब कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहरहाल फिर भी आपकी टिप्पणी जरूर चाहिए दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या कहते हैं चाइना के इस मीठे बोल पर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर चीन का डर और भारत की ताकत, अमेरिका ने माना लोहा, आखिर क्या करेगा पाकिस्तान। दरअसल दुनिया की इकलौती महाशक्ति का दंभ भरने वाले अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो है चाइना। करीब 17 साल पहले अमेरिका इसी चीन को नाराज करने का जोखिम तक नहीं उठाना चाहता था। उसे ईरान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बीजिंग का साथ जो चाहिए था। अमेरिका ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से कहा कि वो अपने जापानी समकक्ष शिंजो आबे पर क्वाड के लिए ज्यादा जोर न डाले। तब अमेरिका की दलील थी कि क्वाड से ना तो रूसी खुश है ना ही चीनी, क्वाड कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। ये बात उस दौर में विदेश सचिव रहे श्याम शरण ने रविवार यानी 4 फरवरी 2024 को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बता रहे थे। लगभग एक दशक बाद 2017 में उसी चीन के डर से अमेरिका ने क्वाड को फिर से जिंदा किया। ड्रैगन की बढ़ती ताकत से सहमा अमेरिका भारत की ताकत का लोहा मान रहा है। दोस्तों क्वाड अगर एक कार है तो भारत उसकी ड्राइविंग सीट पर है और अमेरिका बगल वाली सीट पर बैठा है। क्वाड में भारत की भूमिका को अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने इन्हीं शब्दों में बयान किया है। वो भी रविवार को जेएलएफ में आए थे। जेएलएफ यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। ऐसे में दोस्तों मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। आज पूरी दुनिया अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री दोस्तों भारत का लोहा मान रहा है। ऐसे में 2024 में आप किसको लोकसभा चुनाव में पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट में नाम लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अधीर रंजन चौधरी ने लद्दाख और मालदीव का मुद्दा उठाया तो भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा भारत पर कोई आंख उठाकर देखा तो बता दे। लोकसभा में आज यानी सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी गर्मा गर्मी माहौल देखने को मिला। लोकसभा में कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार पर भगवान राम को चुनावी उपकरण बनाने का आरोप लगाया। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी यहीं नहीं रुके, उन्होंने लद्दाख और मालदीव जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि अधीर रंजन चौधरी के ऐसा करते ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में बहुत बड़ी बात कह दी। पहले आपको बताते दोस्तों कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। अधीर रंजन
चौधरी ने लद्दाख में ये कहा कि लद्दाख में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, मालदीव में क्या हो रहा है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने चीन और LAC के संबंध में जो भी कुछ कहा, मैं उससे अपनी सहमति बिल्कुल व्यक्त नहीं करता, यानी असहमति व्यक्त करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई भारत पर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत करेगा तो भारत के पास जवाब देने की हर क्षमता और ताकत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अब कमजोर नहीं है, भारत मजबूत हो गया है। देश की संसद के मंच पर बेवजह बदनामी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, अधीर रंजन चौधरी ने जिस प्रकार से ये सवाल उठाए हैं और राजनाथ सिंह ने जो जवाब दिया है, क्या आप उससे सहमत है? बताइएगा जरूर। ऐसे में ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।